नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम अभी मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले के वीडियोस में हम मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब समता के अधिकार तक अध्ययन कर चुके थे। और आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें से सबसे पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी है किसी संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा आता है भारत में निर्बाध रूप से कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से रहने, बसने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और 6 आता है कि कोई भी वृत्ति, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर जब मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय क्या था, उस समय यहाँ पर 7 स्वतंत्रता दी गई थी, जिनमें से 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति को रखने, बेचने व अधिग्रहण करने का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से यहाँ से हटा दिया गया। मूल संविधान में तो संपत्ति का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार था, साथ जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर कहाँ भेज दिया गया, भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया। और उसी तरह यहाँ पर संपत्ति को रखने बेचने की जो स्वतंत्रता थी उसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, ऊपर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सारी स्वतंत्रताएं हमें क्या है, राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। कैसे? जैसे कि जब कोई निजी व्यक्ति हमारे घूमने फिरने या कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता को बाधित करता है, तब हम उसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह डील करेंगे, ना कि मौलिक अधिकारों की तरह। तब हम थाने में जाएंगे, कोई अन्य धाराओं में उस पर रिपोर्ट लिखवाएंगे और उसकी तब वो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जब राज्य हमारी उपरोक्त स्वतंत्रताएं, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन्हें बाधित करने की कोशिश करता है, तब हमें पुलिस थाने जाने या कोई रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तब हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत या तो सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाने की वैधता रखते हैं। तो इस तरीके से उपरोक्त जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो व्यक्ति को राज्य के खिलाफ है, ना कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ। और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जब भी ऐसी स्वतंत्रता को छीनने का मामला आएगा तो वो सामान्य क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तहत निपटाया जाएगा, ना कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले की तरह। ठीक है, इसकी तरह अब हम इन 6 स्वतंत्रताओं को एलोबरेटली देखेंगे। तो इनमें सबसे पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक रूप से, लिखित रूप से या छपे हुए मामलों में स्वतंत्रता देती है। और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है, शांति का अधिकार है, लेकिन यहाँ हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हड़ताल की स्वतंत्रता को नहीं रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये सामान्यतः हम सब लोग पढ़ लेते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें छूट जाती हैं, मैं उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तब सिर्फ मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, उनके अपवाद कम पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं सारे अपवादों को बहुत अच्छे से ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य क्या करेगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध है हमारे, सार्वजनिक पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता के आधार पर क्या करेगा, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर निषेध लगा सकता है या उसे प्रतिबंध जारी कर सकता है। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बाद दूसरी स्वतंत्रता आती है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। और यहाँ भी हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। आप लोग शांतिपूर्ण इकट्ठे होंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे या जो भी मिलना जुलना है वो बनेगा, लेकिन आप हथियार साथ नहीं रख सकते। और यहाँ पर भी हड़ताल करने के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक तो वही भारत की एकता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश, दूसरा है संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं और हैं जो हमारे शांतिपूर्वक इकट्ठे होने, सम्मेलन करने के अधिकार को बाधित करती हैं। वो है धारा 144
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सीपीसी 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। दूसरी है आईपीसी की धारा 141 जो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। इसमें क्या होता है, गैरकानूनी घोषित करते हैं जब ये डर होता है कि ये 5 लोग किसी संपत्ति को हथिया लेंगे या किसी व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं या किसी शासकीय कर्मचारी को गलत काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तब 141 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सम्मेलन या जुड़ने के इकट्ठा होने के अधिकार को बाधित करती है, क्योंकि 5 से अधिक लोगों को रुकने के लिए मनाही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी समितियां बनाने का। जैसे ही सहकारी समितियों को भाग 9 में जोड़ा गया, का खा 9 खा में जोड़ा गया या 9B में जोड़ा गया, तो क्या है, संगम और संघ बनाने के अधिकार, संगम या संघ बनाने के अधिकार के साथ ही सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी इस अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, इन अधिकारों द्वारा पर भी इस अधिकार पर राज्य द्वारा भारत की एकता और संप्रभुता, एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने यहाँ व्यवस्था दी है कि जो श्रम संगठन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तालेबंदी करने, हड़ताल करने और काम रोकने की स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री ने एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई है जिसके तहत उनके लोग उस व्यवस्था में शामिल रहते हैं, बैठते हैं। वो वही प्रशासनिक ढांचे और लेबर ऑर्गेनाइजेशनों को मिक्स करके लेबर मिनिस्ट्री इस काम को करती है, उनकी मांगों को रखती है, इसीलिए उन्हें हड़ताल करने का अधिकार यहाँ से हटाया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये हो गई है तीसरी स्वतंत्रता। इसके बाद आती है चौथी, कौन सी? कहीं भी घूमने फिरने, भारत में निर्बाध रूप से संचरण, अबाध रूप से संचरण का अधिकार। तो प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने का अधिकार प्रदान है। ये क्या है, चाहे तो अपने ही राज्य के अंदर जाए या अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में, पूरी भारत की सीमाओं के भीतर जहाँ भी वो घूमना चाहता है तो उसे वो घूमने फिरने के अधिकार दिए गए हैं। ये घूमने फिरने के अधिकार ताकि राष्ट्र में आपसी एकता और सौहार्द का विकास हो सके, लोग एक दूसरे को जाने और पहचाने। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य के भीतर, मतलब भारत की सीमाओं के भीतर घूमना फिरना और निर्बाध रूप से संचरण शामिल है, जबकि विदेशों में घूमना, देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता है, वो अधिकार यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। उसके लिए अपन अनुच्छेद 21 देखेंगे, उसमें वह देश के बाहर घूमने फिरने की स्वतंत्रता को रखा गया है। अब इस स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं, एक तो आम लोगों का हित और दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा। आम लोगों का हित, जैसे कि कोरोना के समय में आपने देखा कि सब लोगों के जाने आने पर और सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार द्वारा। तो वो क्यों लगाया गया था? वो इसीलिए लगाया गया था कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो जब भी आम लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी तब लोगों के अबाध संचरण को बाधित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा। अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, जैसे कि अंडमान निकोबार में देखें तो कईयों आइलैंड ऐसे हैं, उन जनजातियों का क्या हुआ है, सांस्कृतिकरण नहीं हुआ है, वो हम लोगों से अभी मिले जुले नहीं है, वो अभी भी अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया है, उन आइलैंडों पर किसी भी व्यक्ति का जाना, आम व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित कर दिया है। तो इससे जरूरी नहीं है कि अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, इससे हमारी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, क्योंकि वहाँ जो भी गए हैं वो आए नहीं हैं आज तक। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि आम लोगों की सुरक्षा और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए चाहे तो सरकार अबाध संचरण को प्रतिबंधित कर सकती है या किसी क्षेत्र में निषिद्ध कर सकती है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के भी संचरण पर प्रतिबंध को वैध बनाया था। ठीक है, 4 अब 5 आती है कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता, निवास करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से रहने एवं अस्थायी रूप से रहने मतलब 4-5 दिन के लिए जब हम कहीं जाएं घूमने फिरने के लिए तो अस्थायी रूप से रहने के लिए, या फिर परमानेंट माइग्रेंट करें, एक जगह से दूसरे जगह रहने चले जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, स्थायी रूप से बसने के लिए। तो दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं, रहने बसने की स्वतंत्रताएं निवास करने के अधिकार में 5वीं स्वतंत्रता के अंतर्गत रखी गई हैं। इन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही 2 आधार हैं, आम लोगों की हित में और आधुनिक
अनुसूचित जनजातियों के हित में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय वेश्या और पेशेवर अपराधियों के घूमने फिरने और रहने बसने की इस तरह की स्वतंत्रताओं को निषिद्ध करता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय, कारोबार अपनाने और सेवा करने, व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है, किंतु राज्य सार्वजनिक हित में इन पर भी युक्त प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही युक्त प्रतिबंध तो लगा ही सकता है, उसके अलावा और क्या कर सकता है, राज्य ये कर सकता है कि वह चाहे तो किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी ज्ञान को मैंडेटरी कर सकता है। जैसे कि कोई सिक्योरिटी फर्म बनती है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को ना लिया जाए, वो कह सकता है, राज्य कह सकता है उस सिक्योरिटी फर्म में केवल रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स या जो मिलिट्री से जैसे 30-32 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें लिया जाए, या कोई और पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो फोर्सेस के लोगों को लिया जाए ताकि वो इस सिक्योरिटी में ट्रेंड हो, अच्छा हो। तो वो ऐसा पेशेगत या तकनीकी रूप से योग्यताओं को अनिवार्य बना सकता है राज्य किसी विशेष पेशे या व्यवसाय के लिए। जैसे फायर ब्रिगेड है, कोई कंपनी प्राइवेटली इस काम को करती है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो फायर फाइटर का कोर्स वगैरह को या तकनीकी विशेषज्ञता को क्या कर सकती है, मैंडेटरी बना सकती है राज्य सरकार। दूसरी क्या है, किसी व्यापार या व्यवसाय उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी रख सकती है। जैसे कि कई जगह हम देखते हैं जहाँ पर टूरिज्म के कोई विशेष सेटअप नहीं है, उनको टूरिज्म के रूप में अभी डेवलप किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या करती हैं राज्य सरकारें, वहाँ पर खुद के जितने भी आउटलेट रहते हैं वो राज्य सरकारें खुद रख लेती हैं। भले ही उनमें उन्हें अभी घाटा हो रहा है, लेकिन जैसे ही जैसे टूरिज्म डेवलप होगा और वो जगह क्या होगी, मुख्य धारा में जुड़ेगी, लोग आने लगेंगे, तो वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे, और जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो चाहे तो राज्य सरकार उसे छोड़ सकती है या फिर उस धंधे में बने रह सकती है। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि राज्य सरकार अपना एकाधिकार सुनिश्चित नहीं कर सकती कि यहाँ पर बिजनेस सिर्फ मैं ही करूँगी, क्योंकि राज्य सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, केवल शासन करना है, गवर्नेंस करना, बिजनेस करना नहीं। ठीक है। तो इसमें और इस व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता में कोई भी अनैतिक कृत्य शामिल नहीं होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और क्या नहीं, ये तो हमारा व्यवसाय है, ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है। या फिर कोई जैसे पटाखों के व्यापार में बच्चों को लगा लें, तो ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार की स्वतंत्रता नहीं चलती। इस तरीके से हमने अभी तक अनुच्छेद 19 के तहत आने वाली 6 स्वतंत्रताओं का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।